हमारी जो है वो सिंटेक्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड इट इज द सेकंड फेज ऑफ द कंपाइलर, जो आप लोगों को पूरा चार्ट बताया था कौन कौन सी इसमें फेजेज है। तो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ द कंपाइलर। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द इनपुट और स्कैनिंग द इनपुट। दैट phase is called scanning or lexical analysis. In that phase, we are trying to break the program into smaller units, and those units are called tokens. So the task of first phase is to generate tokens. ठीक है, आपका जो पहला फेज है कंपाइलर का, वो क्या काम कर रहा है, वो टोकन्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, once the tokens are generated, then the next phase is to check whether the syntactically the statement was correct or not. ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट प्रोग्राम से रीड किया है वो स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। दिस विल बी चेक्ड अकॉर्डिंग टू सम ग्रामर। ओके, सो टू चेक फॉर द सिंटैक्टिक स्पेसिफिकेशन सम ग्रामर इज यूज्ड। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ ग्रामर यूज करते हैं। एडवांटेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का एडवांटेज क्या है, a grammar gives a precise and easy to understand syntactic specification of a programming language. कोई भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इजी टू अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं whether the statement is correct or not. An efficient parser can be constructed automatically from properly designed grammar. जो आपके पास अगर properly designed grammar, सही से आपने ग्रामर बनाई हुई है, तो आप उसके लिए आसानी से एक efficient parser जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ग्रामर imparts structure to a source program. जो सोर्स प्रोग्राम है उसको एक स्ट्रक्चर जो है वो देता है पूरे प्रोग्राम को, किस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो बनेगा। एंड इज यूजफुल फॉर ट्रांसलेशन इनटू ऑब्जेक्ट कोड फॉर द एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एरर्स। और आपकी जो एरर है वो भी अकॉर्डिंग टू ग्रामर चेक की जाएंगी। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे वहां पर भी इसका यूज होगा ग्रामर का। New constructs can be added to a language more easily when there is a grammatical description of the language. आपके पास अगर grammatical description available है लैंग्वेज का, तो आप उसमें नए कंस्ट्रक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। रोल ऑफ द पार्सर, जो आपके पास सिंटैक्स एनालाइजर है उसका रोल आपका जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके पास सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम को जो आप इसमें सिंटैक्स लेक्सिकल एनालाइजर को फीड कर रहे हैं, व्हाट इट इज जनरेटिंग, इट इज जनरेटिंग टोकन्स। ठीक है, इसने जो है आपके पास टोकन्स जनरेट कर दिए। टोकन्स आर सेंड टू पार्सर, जो पार्सर है उसको ये टोकन जो है भेजे जा रहे हैं। एंड पार्सर इज ट्राइंग टू क्रिएट अ पार्स ट्री। पार्सर क्या काम कर रहा है, ये पार्स ट्री जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, you are feeding the source program to the lexical analyzer. Lexical analyzer is breaking the program into tokens. ठीक है, and tokens are fed to parser. ठीक है, ये आपका लेक्सिकल एनालाइजर हो गया, ये पार्सर हो गया। पार्सर ने टोकन्स बनाए, टोकन्स आपने पार्सर को लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन्स जनरेट किए, एंड these tokens are fed to parser. Parser is generating parse tree. ठीक है, तो पार्सर जो है वो पार्स ट्री जनरेट कर रहा है। ट्री किस फॉर्म में जनरेट होगा, वी डू नॉट नीड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। जैसा आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने इस तरह का ट्री जनरेट किया है, तो उस तरह का आपका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जनरेट नहीं होगा। नहीं आप सोचेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे जनरेट होगा और कैसे सेव किया जाएगा। सो दिस इज नॉट द केस। वी आर नॉट जनरेटिंग द, जैसे आपने देखा था वहां लिखा हुआ था हमने a इक्वल्स टू b प्लस c इंटू 2। तो इसके लिए क्या जो है वो ट्री जनरेट किया था, सिंटेक्स ट्री वी हैव जनरेटेड लाइक दिस। ये हमने उसके लिए ट्री जनरेट किया। सो एक्चुअली वी आर नॉट जनरेटिंग दिस ट्री। हम इस ट्री को जनरेट नहीं करेंगे, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं जनरेट करना हमें। वी आर जनरेटिंग द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्री। हम इसे लॉजिकली कैसे स्टोर करेंगे, हम उसके लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। उसमें लीव्स की और जो इंटीरियर नोड है उन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू जनरेट पार्स ट्री। पार्स ट्री का मतलब इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं आप दिमाग में ये रहता है कि हम पार्स ट्री जनरेट कर रहे हैं, ऐसा सर ने बताया था। तो दिस इज नॉट द केस। वी आर नॉट जनरेटिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी आर जनरेटिंग लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्री। ठीक है, आप इसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनरेट करेंगे। क्लियर? तो आप मेमोरी में किस तरह से स्टोर करते हैं उसको, ये आपका रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जो है उसके लिए एरे यूज कर सकते हैं कि आपने किस तरह से लिया। आप जो है वो लिंक लिस्ट यूज करके जो है वो ट्री को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आपने एक रूट नोड लिया, उसके
दो चाइल्ड हैं, एक आपका लेफ्ट ट्री है, एक आपका राइट ट्री है। राइट ट्री में फिर आपने उसमें कुछ रूट पे इंफॉर्मेशन स्टोर की है, ठीक है, और उसका लेफ्ट चाइल्ड को आपने इनिशियलाइज किया है, राइट चाइल्ड को इनिशियलाइज किया, इस तरह से आप जो है वो ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो द पर्पस इज दैट वी आर ट्राइंग टू जनरेट पार्स ट्री। आपने पार्स ट्री जनरेट कर लिया, इसके बाद बाकी अभी हमने फेजेस नहीं पढ़ी, वो वाली फेज आएगी। बेसिकली यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास आएगी सिमेंटिक एनालिसिस फेज या सिमेंटिक एनालाइजर। यहाँ पर हमारे पास सिमेंटिक एनालाइजर आएगा एंड देन वी विल जनरेट द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये आप अगर फिगर देखें तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या काम करता है? इट इज इंटरेक्टिंग विद सिंबल टेबल, जनरेटिंग टोकन्स। ये टोकन जनरेट करता है, उन टोकन्स की इंफॉर्मेशन जो है वो सिंबल टेबल में स्टोर करता है एंड द सेम टोकन इज सेंड टू पार्सर। देन दिस पार्सर विल जनरेट पार्स ट्री, और उसके बाद फिर आपका सिमेंटिक एनालिसिस फेज आ जाएगी। पार्स ट्री, ये जो पार्सर है ये भी आपका सिंबल टेबल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसको भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए सिंबल टेबल से, तो यहाँ से सिंबल टेबल के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो इन्फॉर्मेशन रीड कर लेगा। ऐसे रेस्ट ऑफ द फेजेस जो है वो सारी की सारी फेजेस सिंबल टेबल से इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ इसमें जो नहीं बना है क्योंकि वो यहाँ पर शो नहीं करना चाह रहे थे, अदरवाइज आप देखें तो यहाँ पर आपका एरर हैंडलर होगा, ठीक है। एरर हैंडलर आपके लेक्सिकल फेज में एरर होंगे तो आप यहाँ से कॉल करेंगे, पार्सर में होंगे तो यहाँ से कॉल करेंगे, रेस्ट ऑफ द फेजेस में होंगे तो आप यहाँ से कॉल करेंगे, बट एवरी एरर विल बी हैंडल्ड इन द एरर हैंडलर, ठीक है। वो सारी की सारी एरर्स आपकी जो है एरर हैंडलर में हैंडल की जाएंगी। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्सर एंड इट्स एक्शंस। ये पार्सर का रोल है, काम क्या कर रहा है? पार्सर और सिंटैक्टिक एनालाइजर ऑब्टेन्स string of tokens, ये आपको tokens मिल रहे हैं from lexical analyzer and verifies that the string can be generated by the grammar for the source language। जो आपने grammar fed की हुई है इसमें, जब आप इसे implement करेंगे तो आप इसमें grammar specify करेंगे, तो आपने जो grammar specify की है उस grammar के हिसाब से आपका program का sentence है या नहीं। It reports any syntax errors in the program। कोई भी syntax error होगी तो आपकी रिपोर्ट की जाएगी। आप लोगों ने पहले देखा हो syntax error, आपने इस तरह से लिखा हुआ है कि a equals to b और प्लस c मल्टीप्लाई, अब आपका यहाँ आपने छोड़ दिया तो ये सिंटैक्स एरर हो गया। अब ये स्टेटमेंट आपका इट कैन नॉट बी पार्स, अगर आप पार्स करने की ट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगी, आपका एक इसमें आर्गुमेंट जो है वो मिसिंग है। तो कंपाइलर जो है इस तरह की एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा और रिपोर्ट करेगा। फंक्शंस, इश्यूज, ठीक है, ये सब आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं। वही फंक्शन जो आपको बताए हैं, इट परफॉर्म्स एरर रिकवरी, इट रिपोर्ट्स एरर, इट कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री, वेरीफाइज स्ट्रक्चर जनरेटेड बाय टोकन्स बेस्ड ऑन द ग्रामर। यही इसका काम है पार्सर का। इश्यूज क्या आ रहे हैं? वेरिएबल रीडिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। पार्सर कैन नॉट डिटेक्ट एरर सच एज रीडिक्लेरेशन, ये पार्सर के काम की चीज नहीं कि रीडिक्लेरेशन कर दिया आपने, पार्सर इस चीज को जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता है। या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बिफोर यूसेज, ये भी जो है वो सिंटेक्स एनालाइजर नहीं करेगा, ठीक है। डेटा टाइप मिसमैच फॉर एन ऑपरेशन, ये भी जो है वो इसके लिए नहीं डिटेक्ट करने वाली चीज है, ये आपके आगे डिटेक्ट की जाएगी। वो इश्यूज आर हैंडल्ड बाय सिमेंटिक एनालिसिस फेज। एरर, सिंटेक्स एरर हैंडलिंग। प्रोग्राम कंटेन, आपके पास जो प्रोग्राम है उसमें क्या एरर हो सकती है? लेक्सिकल एनालिसिस में एरर हो सकती है, मिस स्पेलिंग अ कीवर्ड, ठीक है।
सिंटैक्टिक हो सकती हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस, ये भी हो सकता है। आपने लिखा यानी यहाँ पर ऐसे लिख दिया int I इक्वल्स टू 5, यहाँ पर आपका कीवर्ड है लेकिन उसको आपने इससे लिखा हुआ, ये लेक्सिकल एनालिसिस की एरर है, ठीक है। आपने लिखा a इक्वल्स टू b प्लस c, ठीक है। यहाँ आपने एक और ब्रैकेट लगा दी मल्टीप्लाई करने के लिए, या b प्लस c मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ आपसे बंद करना भूल गए, या यहाँ पर बंद करना भूल गए, यहाँ आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये आपका अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस है, ये आपका इससे फाइंड होंगे सिंटैक्टिक एरर से। सिमेंटिक में इनकम्पैटिबल आप अगर कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, या आपने जो है वो किसी कैरेक्टर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो सिमेंटिक एनालिसिस की एरर हो जाएगी। लॉजिकल, जैसे आपने इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल लगा दी, इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल कब हो, या आप रिकर्शन में कोई बेस कंडीशन अगर ना दें, देन इट विल बिकम रिकर्सिव इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल। तो इस तरह की लॉजिकल एरर्स हो गए, ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ एरर दिए कि इस तरह की आपके प्रोग्राम में एरर्स हो सकते हैं। एरर हैंडलर का काम क्या है? इट शुड रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ एरर्स क्लियरली एंड एक्यूरेटली। ये चीज आप इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि आपका अगर आप कोई कंपाइलर बना रहे हैं तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इट शुड रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ एरर्स, एक तो इसे प्रेजेंस बतानी है, ठीक है, आपने बता दिया एरर, लेकिन कैसी बतानी? इट शुड बी रिपोर्टेड क्लियरली, ठीक है, एंड एक्यूरेटली, एकदम सही और साफ साफ आपको बात बतानी है क्या एरर है। इट शुड रिकवर फ्रॉम ईच एरर क्विकली, और जो एरर हुई है, ठीक है, आप करेंगे ये एरर है, ठीक है। अब इस एरर को कैसे हैंडल करेगा कंपाइलर? अगर इसको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप एरर हैंडलर के पास जाते हैं और वो आपने वहां कोई डिसीजन अगर नहीं लिया, देन ये वहां पर हैंग कर जाएगा, आपका प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो आपको इस तरह से करना है कि क्विकली एरर से रिकवर कर जाए। सो यू हैव टू रिकवर फ्रॉम द एरर क्विकली टू बी एबल टू डिटेक्ट सब्सिक्वेंट एरर्स, और उसके आगे की एरर्स आप जो है वो ढूंढ पाए। अगर आप पहली एरर पर रुक जाते हैं, जैसा आपको बताया था कि इसमें कंपाइलर और दूसरा आपको क्या नाम बताया था मैंने, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि आप अगर जहां पहली एरर मिल जाती है वहीं पे स्टॉप कर देता है, उसके आगे की सब्सिक्वेंट एरर नहीं बताता। आपके अगर 2 लाइन का प्रोग्राम पहली लाइन में एरर मिल जाए तो ये पहली एरर, वन एरर फाउंड करके जो है रुक जाएगा, आगे सेकंड लाइन की एरर चेक ही नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कंपाइलर में, यू हैव टू रिकवर फ्रॉम द एरर क्विकली एंड सो दैट यू आर एबल टू फाइंड सब्सिक्वेंट एरर्स, and it should not significantly slow down the processing of correct programs, ठीक है। और इतना आप उसमें ना उलझ जाएं एरर हैंडलिंग में कि आपका सही प्रोग्राम है, आप उसमें एरर इस तरह से फाइंड करने की कोशिश करें, करंट प्रोग्राम, करेक्ट प्रोग्राम जो है उसमें उसके एग्जीक्यूशन में आपका या उसके कंपाइलेशन में आपका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए। ये आपकी एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज हैं। कि आप जो है किस तरह से एरर से रिकवर कर सकते हैं। एक आपकी कहलाती पैनिक मोड। पैनिक मोड में आप एकदम से जो है वो डिलीट करना शुरू कर देते हैं अगर कहीं एरर आ गई, जब तक कि आप उस एरर को रिमूव ना कर दें, ठीक है। ये आपकी सिंटैक्टिक एरर के लिए स्ट्रेटजीज है, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस में जो एरर्स आई थी उसको हम पिछले जो नोट्स थे उसमें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें भी था पैनिक मोड रिकवरी, वहां पर हम जो है सक्सेसिवली कैरेक्टर डिलीट कर रहे थे ताकि हमारे पास एक टोकन जनरेट हो जाए। यहाँ पर हमारे पास पैनिक मोड में, मगर ये सिंटैक्टिकल एनालिसिस फेज में, यानी सिंटैक्स एनालिसिस जब हम कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं एरर हैंडलिंग के, ठीक है। पैनिक मोड आपका लेक्सिकल में भी है और यहाँ पर भी पैनिक मोड है, फ्रेज लेबल है, एरर प्रोडक्शंस है और ग्लोबल करेक्शन है। बस ये 4 तरह की। ऑन डिस्कवरिंग एन एरर द पार्सर डिस्कार्ड्स इनपुट सिंबल वन एट अ टाइम until a synchronizing token is found। अगर इसमें कोई एरर मिल गई, अब ये क्या काम कर रहा है,
ये बाकी के जो है सिंबल्स को डिस्कार्ड कर रहा है वन सिंबल एट अ टाइम until it find a synchronizing token। जब तक इससे अगला टोकन नहीं मिल जाता है जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए इसे जरूरी है, वहां तक ये बाकी सारे जो है इनपुट को डिस्कार्ड करता चला जा रहा है। ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग टोकन्स आर यूजुअली डेलिमिटर्स। जो सिंक्रोनाइजिंग टोकन्स है ये अक्सर आपके डेलिमिटर्स होते हैं, सच एज सेमीकोलन और एंड। सी में सेमीकोलन होता है। ठीक है, एक्चुअली आपने देखा हो कभी फर्स्ट ईयर के लेवल में आपको ये बात समझ में नहीं आती किस तरह से क्यों रहा है, आप इस वक्त समझ सकते हैं। आपने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 5 एंड जे। ठीक है, देन यू आर राइटिंग जे इक्वल्स टू आई प्लस 2। मैं इसको डाल दे रहा हूँ, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। ये आपकी लाइन नंबर 2 है। अब इस लाइन नंबर 2 में जब आप इसको उसमें जाएंगे सिंटैक्स उसमें लेक्सिकल एनालिसिस में, ये आई को कैटेगराइज कर देगा, 5 को कर देगा, आई को, 5 को, जे को। फिर आप सिंटैक्स एनालिसिस में आएंगे, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की है, जे इक्वल्स टू आई प्लस 2 एंड सेमीकोलन। बट जब ये पहला स्टेटमेंट कंपाइल सिंटैक्स एनालिसिस फेज में चेक हो रहा है, तो ये एंड ऑफ स्टेटमेंट को ढूंढता है, कहाँ पर आपका स्टेटमेंट खत्म हो रहा है। तो आपका यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं मिला है। ठीक है, अब ये जब इसे सिंक्रोनाइजिंग टोकन जो है नहीं मिल रहा है, देन व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ट्राइंग टू फाइंड द टोकन अंटिल इट इज ट्राइंग अंटिल द नेक्स्ट टोकन इज फाउंड। ठीक है, तो इस जगह के बाद इसे ये मिलेगा डिस्कार्डेड डिस्कार्डेड। ठीक है, इसको डिस्कार्ड करेगा, इसको डिस्कार्ड करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, फिर यहाँ पर इसे टोकन मिल गया। अब यहाँ एज्यूम करें कि हाँ आपका एक स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। दैट्स व्हाई द एरर इज रिपोर्टेड इन द लाइन नंबर 2। सेमीकोलन मिसिंग की एरर जो है वो लाइन नंबर 1 में नहीं आती। जब इसे लाइन नंबर 2 में मिल जाएगा तो ये बताया कि हाँ 2 में मिलने का मतलब है कि लाइन नंबर 1 में इसे टोकन नहीं मिला था। लाइन नंबर 2 में अगर नहीं मिला तो ये पिछली लाइन में बताया कि हाँ इस लाइन में एरर थी। इस वजह से आपका दिखाता है कि मैं बताता हूँ आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कि आपको जिस लाइन में दिखा रहा है एरर, उससे पिछली लाइन में सर्च करिए। ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग टोकन या सेमीकोलन मिसिंग, तो सेमीकोलन मिसिंग ये इस लाइन में नहीं मिसिंग है, सेमीकोलन इस लाइन में मिसिंग है, मगर उसने सेकंड लाइन को कंपाइल करने के बाद डिक्लेयर किया एरर, इस वजह से बता रहा है कि आपका सेकंड लाइन में सेमीकोलन मिसिंग, तो वो आपका एक्चुअली यहाँ पर मिसिंग होता है, तो ये एरर उसमें आती है। ये आपका पैनिक मोड एरर रिकवरी स्ट्रेटेजी है सिंटैक्स एनालिसिस फेज में। ये आपकी लेक्सिकल एनालिसिस का सिंटैक्स फेज में पैनिक मोड अलग तरह से काम करता है। यहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हैं, वहां पर भी आप इग्नोर ही करते हैं बेसिकली, आप उसमें डिलीट करते जाते हैं जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर आप सिंबल्स को इग्नोर करते जा रहे हैं, भाई इससे नहीं हमारा काम हो रहा है, तो आपको जहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग टोकन मिल रहा है वहां तक आप चले गए, बीच की सारी चीजें आपने इग्नोर कर दी। ठीक है, ये आपका एंड होता है। जैसे कुछ आपकी लैंग्वेजेस होती थी आपके पास, उसमें स्टेटमेंट होते थे या लूप्स होते थे, बिगिन है तो जो चीज बिगिन बेसिकली रिप्रेजेंट दिस, और उसके करस्पॉन्डिंग पर एंड होता था, तो उसका मतलब आपके पास ये हो गया। सी के हिसाब से, सी में आप ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फोर्ट्रॉन में बिगिन और एंड यूज होता था, या आप जो है वो बेसिक यूज कर रहे हैं, बेसिक में भी ये चीज होती थी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इनमें ये बिगिन और एंड का यूज होता था कि आपका यहाँ से कोई चीज बिगिन हो रही है, यहाँ पे जो है वो एंड हो रही है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन सी में जो है सब ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस से काम हो जाता है आपका। तो ये आपका सिंक्रोनाइजिंग टोकन है, इसी से वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ आपने ये भी एरर देखोगे ये आपका ब्रेस मिसिंग के लिए भी जो है उसमें एरर बताता है कि हाँ ये आपका मिसिंग है ब्रेस। आप अगर कहीं पे डेफिनेशन देते हैं, कहीं आप प्रॉपरली इसको क्लोज नहीं करते हैं, तो ये आगे तक चलता चला जाता है जहां तक ऐसे अगला क्लोजिंग ब्रेस नहीं मिल जाएगा। इट हैज द एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी, ये आपके सिंपल एल्गोरिथम से आपको कुछ करना नहीं, आप इग्नोर करना शुरू कर दिए।
कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंपली इग्नोरिंग। आप कुछ कर नहीं रहे, आप सिर्फ डिलीट कर रहे हैं। अगर कुछ आपको अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना हो तो उसमें सोचना पड़ा है कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आपको सिर्फ इग्नोर करना है। तो आपने यहाँ पर गए, यहाँ सेमीकोलन नहीं मिला, आपने इग्नोर करना शुरू किया, ये सब इग्नोर करते चले गए, यहाँ पे मिल गया, आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज सिंपल एल्गोरिथम पैनिक मोड रिकवरी, ठीक है। एंड इट डज नॉट गो इनटू इनफाइनाइट लूप, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा इसका सिंक्रोनाइजिंग टोकन। व्हेन मल्टीपल एरर्स इन द सेम स्टेटमेंट आर रेयर, दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल। अगर आपके पास एक से ज्यादा एरर नहीं है किसी स्टेटमेंट में, फिर ये आपका आसान जो है वो स्ट्रेटजी है पैनिक मोड। Then we have phrase level. इसमें देखिए क्या काम कर रहे हैं। In discovering an error, the parser performs local correction on the remaining input, ठीक है। अगर कोई से एरर मिलती है, on discovering an error, उसने एक एरर डिस्कवर करी, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट में आपको एरर मिली, तो पार्सर क्या काम कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू परफॉर्म अ लोकल करेक्शन। इसने एक लोकल करेक्शन कर दिया। मान लिया आपने कहा सेमीकोलन मिसिंग, उसने सेमीकोलन उसकी जगह लगा दिया, तो भी आपका काम हो गया। ऑन द रिमेनिंग इनपुट दैट अलाउज इट टू कंटिन्यू, जिससे इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो सके। तो ये आपका फ्रेज लेवल रिकवरी कहलाती है, ठीक है। आ गया इंसर्ट अ मिसिंग सेमीकोलन और डिलीट एन एक्सट्रेनियस सेमीकोलन, या जैसे आपने लिख दिया ए इक्वल्स टू बी और 2 सेमीकोलन लगा दी, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा वाले को डिलीट कर देगा। ये आपने नहीं लगाया तो आपने नहीं लगाया तो ये अपनी तरफ से लगा दिया इसने। आपने अगर ये लिखा हुआ इक्वल्स टू बी, तो ये कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से सेमीकोलन लगा दिया, इंसर्ट कर दिया, आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नाउ यू कैन कंटिन्यू, आप अगले स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो आपने रिपोर्ट कर दिया कि हाँ इसमें एरर है। तो आपके पास ये भी मेथड हो सकता है एरर रिकवरी को, यानी एरर से रिकवर करने का। एरर प्रोडक्शंस, ये आपके जो प्रोडक्शन टेबल बनाते हैं वहीं पर स्पेसिफाई कर देते हैं। द पार्सर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑगमेंटेड ग्रामर, आपने ग्रामर में ऑगमेंटेशन किया है, कुछ उसमें एडिशन किए ग्रामर में, विद एरर प्रोडक्शंस। वहां पर कुछ आपने एरर प्रोडक्शन डाल दी कि अगर ऐसा होगा तो ये मैसेज जनरेट हो जाएगा। इफ एन एरर प्रोडक्शन इज यूज्ड बाय द पार्सर, अगर आपने कोई एरोनियस प्रोडक्शन यूज कर लिया, अगर आपने कोई एरोनियस प्रोडक्शन यूज किया है, देन what will happen, the parser will properly display the diagnostic message। जो आपने वो ले रखा है पहले से, आपने एरर प्रोडक्शन क्योंकि पहले से लिख रखे हैं, अगर सेमीकोलन मिसिंग हुआ तो हम इसमें ये मैसेज जनरेट करेंगे, अगर इसमें जो है वो कोई पैरेंथेसिस मिसिंग होगा तो ये मैसेज जनरेट करेंगे। तो आपने अगर इस तरह के प्रोडक्शन रूल्स बनाए हुए थे, यानी प्रोडक्शन टेबल जो बना रहे हैं, प्रोडक्शन रूल बना रहे हैं, वहीं पर आपने ग्रामर को ऑगमेंट करके एरर प्रोडक्शन के केस में ये चीजें इंसर्ट कर दी, तो आपका फिर और आसान हो जाता है काम। टू इंडिकेट एरोनियस कंस्ट्रक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनपुट, ठीक है। तो ये आपका अपने आप से बता देता है कि हाँ ये एरर इसमें हो गई, तो ये आपका एरर प्रोडक्शन कहलाते हैं। and global corrections, given an incorrect input string x and grammar g, देखिए आपके पास एक incorrect string है x और grammar कौन सी है, g है। certain algorithms can be used to find parse tree for string y, ठीक है। आप एक कुछ ऐसी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग y के लिए एक पार्स ट्री बना सकता है, such that the number of insertions, deletions and changes of token is as small as possible, ठीक है। आप इस तरह से x से आप एक्चुअली y जनरेट कर रहे हैं, आपको चेक किस में करना था, x में करना था, अब आप x को y में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट आप एक पार्स ट्री बना सकते हैं विद स्मॉल विद मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शंस। आपको अगर कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं टोकन्स में, ठीक है, इन चीजों को आप मिनिमम रखने की कोशिश कर रहे हैं, एज स्मॉल एज पॉसिबल। However, these methods are too costly, क्योंकि आपको पूरे प्रोग्राम ग्लोबल करेक्शन है, ठीक है, तो आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर इस चीज को चेक करना पड़ रहा है, so it will take more time and
स्पेस। तो ये आपका एफिशिएंट नहीं, बट ये भी किया जा सकता है। तो दीज आर एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज इन एरर इन सिंटैक्स एनालिसिस फेज। ये आप पहले ही पढ़ चुके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। ऑलरेडी कवर्ड, पर आप फिर भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती थी? ये वही 4 टर्मिनल से रिप्रेजेंट होती है, 4 टपल है। टर्मिनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, स्टार्ट सिंबल क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, वी नो अबाउट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये हमें पहले से मालूम है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये आपका एक्सप्रेशन वाली एग्जाम्पल है जो आपको पहले दिया था मैंने। यानी यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिया, वहां पर हमने ऐसे लिखा था ई derives ई प्लस ई और ई स्टार ई। आप इसमें सारे अगर तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया है और ई की जगह एक्सप्रेशन लिख दिया है, ठीक है। ऑपरेटर की जगह ऑप यूज करे, वेरिएबल यूज कर रहा है, और पैरेंथेसिस जो वो यहाँ से डिराइव किया, वहां पर भी हमने यूज किया था ई कैन डिराइव ई, ठीक है, और ई कैन डिराइव माइनस ई, और ई कैन डिराइव आईडी। और ये सब आपके ऑपरेटर्स हो गए। तो आप इसमें फिर सारे ऑपरेटर्स एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बजाय यहाँ पर बहुत सारा लिखने के, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, बाइनरी ऑपरेटर हो गया एक्चुअली। तो आप कोई से भी ऑपरेटर यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। ये जो वर्टिकल बार आप देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल बार सी में तो यूज नहीं होता है, सॉरी वर्टिकल बार कर रहा हूँ, ये एरो जो देख रहे हैं ये फोर्ट्रॉन में पावर के लिए यूज होता था। और भी कई अलग अलग लैंग्वेजेस जिनमें अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन इसको तो मेरे ख्याल से इस पर टाइप करना ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आप सी जैसी लैंग्वेजेस में तो इसको यूज भी नहीं कर सकते। सी में तो एक्चुअली होता ही नहीं है पावर के लिए, सी में कोई सिंबल है भी नहीं। फोर्ट्रॉन में इससे भी यूज करते हैं पावर के लिए, कि आपको अगर लिखना है एक्स स्क्वायर देन वी यूज 2 स्टार्स टू रिप्रेजेंट पावर, इस तरह से लिखते हैं इन फोर्ट्रॉन। बेसिक में जो है वो पावर को ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। सी में पावर के लिए कुछ नहीं, आप फंक्शन यूज करते हैं पावर एक्स और 2, ठीक है। तो ये फंक्शन यूज करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तो आपका फंक्शन है, ये इस कैटेगरी में नहीं है कि आपके पास कोई ऑपरेटर। तो सी में पावर के लिए आपके पास कोई ऑपरेटर नहीं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलो डिवीजन यहाँ पर सी में एक अवेलेबल है, उसके लिए परसेंट ऑपरेटर आप यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर बजाय इसके परसेंट को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एग्जांपल है, कैसे करते हैं, डेरिवेशन कैसे होता है, जनरेट अ वैलिड स्ट्रिंग, देखिए वही ग्रामर आपकी आ गई, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाली ग्रामर। ये आपकी बेसिकली बुक में दी हुई है, जो आपकी अहोलमैन की बुक है, उसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये सभी आप जो भी नोट्स देखेंगे सब में यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये आपका स्टार्ट सिंबल है, उससे आप क्या ड्राइव करें, मान लिया आपको माइनस आई डी प्लस आई डी ड्राइव करना है, देन यू हैव टू ड्राइव लाइक दिस। ई से आपने माइनस ई ड्राइव किया, फिर माइनस ई से ब्रैकेट ड्राइव किया, फिर ब्रैकेट से आपने ई प्लस ई ड्राइव किया, फिर उसको आई डी प्लस ई में कन्वर्ट किया। इस तरह से आपका ये सेंटेंस है वो ड्राइव हो गया। स्ट्रिंग सच एज ई माइनस ई, ये सब दीज आर कॉल्ड सेंटिनल फॉर्म्स। कहीं सेंटिनल लिखते हैं, कहीं सेंटेंशियल लिखा होगा, हमने अपने ऑटोमेटा में इसको सेंटेंशियल बोला था, ठीक है। ये आपके पास टाइप्स ऑफ डेरिवेशन है, आप दो तरह से कर सकते हैं। यू कैन डिराइव द लेफ्ट मोस्ट सिंबल फर्स्ट, तो हम इसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। अगर आप राइट मोस्ट सिंबल को पहले डिराइव करेंगे तो हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन कहलाएगा। देखिए एग्जांपल दिया, इन राइट मोस्ट डेरिवेशन द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल इन ईच सेंटिनल इज ऑलवेज चूजन फर्स्ट टू रिप्लेसमेंट। ये आपका माइनस आई डी प्लस आई डी, इस सेंटेंस को आपको अगर ड्राइव करना है और आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं या राइट मोस्ट यूज करते हैं, तो इस तरह का डिफरेंस आएगा दोनों में, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।
देखें आप, ये आपके पास स्टेटमेंट है, यानी कि आपको ये वाला सेंटेंस जो है वो ड्राइव करना है। सो अगर आप स्टार्ट सिंबल से करें, स्टार्ट सिंबल से आपको माइनस लाने के लिए सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन है, तो आप लेफ्ट में भी उसी को ड्राइव करें। एक्चुअली यहाँ पर एक ही सिंबल है, पहला ही सिंबल, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, सेम है। अगला भी आपके पास सेम है, ई से आपने इस ई से आपने ये वाला ई ड्राइव किया है, तो आपके पास ये आ गया। फिर आपने उसको कन्वर्ट किया, बेसिकली इसको जो है वो डबल एरो से लिखा जाना चाहिए, जो हमने वहां पर यूज किया था ऑटोमेटा में डेरिवेशन के लिए, इसे यूज करते हैं डेराइव्स। ये आपका प्रोडक्शन रूल में यूज करते हैं, इसको डेरिवेशन के लिए यूज करते हैं। ये तो आप यहाँ पर आ गए, यहाँ तक आप देखें तो सेम है। ई से आपने ई प्लस ई ड्राइव किया, तो दोनों में सेम है। अभी एक ही सिंबल चल रहा था इसलिए सेम ही, क्योंकि एक ही सिंबल के लिए लेफ्ट और राइट बराबर हुए। अब आपके पास दो ई हो गए, ठीक है। ये लेफ्ट ई है और ये राइट ई है। अगर आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं देन यू आर डेराइविंग दिस फर्स्ट, तो आपने इसे पहले ड्राइव किया। और अगर आप राइट मोस्ट यूज कर रहे हैं तो आप इसको राइट वाले को ड्राइव कर रहे हैं, ये आपका लेफ्ट और ये राइट। सो इन द सेंस दीज आर डिफरेंट, ठीक है। आप अगर राइट मोस्ट का मतलब जो सबसे राइट में होगा, एक्सट्रीम राइट में, सबसे पहले आप उसको ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद उससे पहले वाले को करेंगे, फिर उससे पहले वाले को करेंगे, ठीक है। और जो इसमें इंटरमीडिएट स्ट्रिंग्स है दे आर कॉल्ड लेफ्ट सेंटिनल फॉर्म्स। अगर आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर राइट मोस्ट कर रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड राइट सेंटिनल फॉर्म। सेंटिनल्स कोई भी ग्रामर आपके पास जी एंड विद स्टार्ट सिंबल एस, इफ एस ड्राइव्स अल्फा देन वेयर अल्फा में कंटेन टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल देन अल्फा इज कॉल्ड सेंटिनल फॉर्म ऑफ जी। यानी आप कोई भी स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं जिसमें आपके पास टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल है, देन इट इज कॉल्ड सेंटिनल, ठीक है। ये आपका सेंटिनल स्ट्रिंग कहलाएगी, सेंटिनल फॉर्म ऑफ जी, ठीक है। ये आपकी ग्रामर की सेंटिनल फॉर्म। यील्ड और फ्रंटियर ऑफ द ट्री। यील्ड समझते हैं आप, यानी जो एक्चुअली प्रोडक्शन है उसी को यील्ड कहते हैं, इससे आप क्या डेराइव कर पा रहे हैं उसकी यील्ड या फ्रंटियर कहला रहा है यहाँ पर। ईच इंटीरियर नोड ऑफ अ पास ट्री इज नॉन टर्मिनल, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ नोड कैन बी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल, ये अपने आप में टर्मिनल या नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। सेंटिनल फॉर्म्स दैट आर read from left to right, the sentinel form in the pass tree is called yield or frontier of the tree, ठीक है। the sentinel forms that are read from left to right, आपने लेफ्ट से राइट की तरफ रीड किया और उससे आपको जो मिलेगा that is called yield or the frontier। एम्बिग्यूटी भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ग्रामर प्रोडक्शन विद मोर देन वन पार्स ट्री फॉर सम सेंटेंस इज सेड टू बी एम्बिगुअस ग्रामर। मोर देन वन पार्स नहीं, यहाँ पर ट्री मिसिंग है, राइट इट हियर, दिस इज एक्चुअली मोर देन वन पार्स ट्री, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास एक से ज्यादा अगर पार्स ट्री है देन द ग्रामर विल बी सेड टू बी एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। जिस ग्रामर में एक से ज्यादा पार्स ट्री आप जनरेट कर पा रहे हैं वो आपकी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। देखिए ये ग्रामर जो है ये आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है। आपके पास ये सेंटेंस है id प्लस id इंटू id, यही हमने शायद वहां पर भी स्टेटमेंट कंसीडर किया था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ई प्लस ई, ठीक है, और यू कैन स्टार्ट विद ई मल्टीप्लीकेशन ई। उसके बाद आपने आई डी प्लस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लेकिन कौन सा चूज कर रहे हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। तो पहली बार में जो आपका लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं आप कह सकते हैं आपका सपोज ट्री 1 है, T1 एंड दिस इज ट्री 2। तो T1 में आपने क्या किया, ई प्लस ई को लिया है, T2 में आपने ई स्टार ई को लिया है, उसके बाद ई को आपने ड्राइव किया तो आई डी प्लस ई हो गया। उसके बाद आपने ई को ड्राइव किया तो ई स्टार ई से रिप्लेस कर दिया, फिर उसके बाद लेफ्ट मोस्ट आप करते हैं, यू आर फाइनली गेटिंग आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। आपने स्टार से स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने अगले स्टेटमेंट में ई को रिप्लेस किया, इट इज रिप्लेस बाय दिस थिंग, इसको आपने रिप्लेस कर दिया। फिर आपने ई सॉरी ई से आई डी को रिप्लेस कर दिया, स्टिल यू आर गेटिंग सेम स्टेटमेंट, यहाँ पर भी आपको वही स्टेटमेंट मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर बिकॉज सेम सेंटेंस कैन बी बाय टू डिफरेंट ट्रीज। आपके पास दो डिफरेंट ट्री है वो जनरेट होकर आ रहे हैं। आप अगर यहाँ पर देखें, आपके पास जो ट्री है वो ये है,
आईडी एंड दिस इज योर यील्ड। लेफ्ट टू राइट आपका जो ट्रेवर्सल है, लेफ्ट से आपने स्टार्ट किया, अगर आप इसको पढ़ें तो क्या बनेगा, ये आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, दिस इज द यील्ड। इस ट्री को अगर आप कंसीडर करें, इसे आपने ड्राइव किया ई स्टार ई, फिर ई से आपने ड्राइव किया ई प्लस ई, फिर आपने ड्राइव किया इससे आईडी, इससे ड्राइव किया आईडी, इससे ड्राइव किया आईडी। अब देखें आप इसका लेफ्ट टू राइट रिवर्सल क्या होगा, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। सो दिस विल बी द ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री। आपको सेम यील्ड मिल रही है, तो आपकी यील्ड सेम है बट यू आर गेटिंग डिफरेंट ट्रीज। ये राइटिंग अ ग्रामर, आप उसी ग्रामर लिख सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास 4 कैटेगरीज हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आप लोगों को बता दिए मैंने, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों को बता चुका हूं मैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करते हैं आप, टाइप 3 ग्रामर है हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप रेगुलर ग्रामर यूज करते हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करते हैं। बेसिकली ये जो आप ग्रामर यूज करते हैं ये आप लेक्सिकल एनालिसिस में यूज करते हैं। टोकन्स जनरेट करने के लिए जो आप ग्रामर यूज कर रहे हैं वो आपकी रेगुलर ग्रामर है, और एक्सप्रेशंस जनरेट करने के लिए जो आपके पास आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनको जनरेट करने के लिए जो आप ग्रामर यूज कर रहे हैं दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो आपके स्टेटमेंट जो है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे आपके पास ये सब आपके जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से इंप्लीमेंट की जा सकते हैं। तो आपको दोनों यूज करने पड़ते हैं, आप रेगुलर भी यूज करते हैं और कॉन्टेक्स्ट फ्री भी यूज करते हैं। अब आपके पास अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री यूज किया आपने तो इसमें एम्बिगुअस ग्रामर हो सकती है, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, इफ देयर इज अ लैंग्वेज, ठीक है, आपके पास कोई लैंग्वेज है तो उसके लिए आपने ग्रामर लिखी जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द लैंग्वेज एल और उसकी ग्रामर है जी, यानी आपकी लैंग्वेज डिफाइंड बाय द ग्रामर जी, ठीक है। इफ दिस ग्रामर इज हैविंग मोर देन वन ट्री, more than one ट्री लिखूंगा, तो क्या कहते हैं, इट इंप्लाइज दैट एम्बिगुअस ग्रामर। आपकी ग्रामर है वो एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। इट मींस यू नीड टू रिमूव द एम्बिग्यूटी, आपको उस एम्बिग्यूटी को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनकी हेल्प से हम ग्रामर की एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। सो यू कैन हैव वन ग्रामर फॉर द लैंग्वेज, यू कैन हैव डिफरेंट ग्रामर फॉर द सेम लैंग्वेज, आप उसी लैंग्वेज के लिए दूसरी ग्रामर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ओनली वन पार्स ट्री इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर हो जाएगी। ये आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो आपके पास ग्रामर को अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस कहने का क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा पार्स ट्री आ रहे हैं इट मींस ग्रामर इज एम्बिगुअस, अगर एग्जैक्टली एक पार्स ट्री है देन ग्रामर इज अनएम्बिगुअस। You can have a number of grammars for same language, GN, ठीक है।
एंड देयर मे बी सम केस, इन सम केसेस, ठीक है, आपके पास एक लैंग्वेज है एल, उसके लिए आप n नंबर ऑफ ग्रामर्स लिख रहे हैं, एंड इन ऑल ग्रामर्स देयर आर मोर देन वन पार्स ट्रीज, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसमें आप चाहे कोई ग्रामर लिख रहे हैं बट नंबर ऑफ पार्स ट्रीज आर मोर देन वन, देन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। वो फिर लैंग्वेज ही एम्बिगुअस है, ठीक है। अभी हम ग्रामर की बात करते हैं, एम्बिगुअस ग्रामर हो सकती है, कभी कभी आपकी लैंग्वेज ही एम्बिगुअस हो सकती है, आपके पास लैंग्वेज ही ऐसी जो एम्बिगुअस है, फिर आप ग्रामर कुछ भी यूज कर लें, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो आपके पास कभी ऐसा भी केस हो जाता है कि दैट देयर आर a number of grammars and all are ambiguous, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आप उसके लिए कोई अनएम्बिगुअस ग्रामर लिख ही नहीं सकते हैं किसी लैंग्वेज के लिए, देन दैट लैंग्वेज विल बी कॉल्ड इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, वो फिर लैंग्वेज ही एम्बिगुअस लैंग्वेज कहलाएगी, ठीक है। एंड if you can write at least one unambiguous grammar for a language, then language will be called unambiguous language, ठीक है। आपके पास ऐसा हो सकता है, जिसमें आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि एल है आपके पास, इसमें आपने n नंबर ऑफ ग्रामर्स लिखी है और इसमें से n-1 ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है, बट देयर इज एटलीस्ट वन ग्रामर दैट इज अनएम्बिगुअस, ठीक है, देन द लैंग्वेज इज अनएम्बिगुअस। तो आपको कम से कम अगर एक ऐसी अनएम्बिगुअस ग्रामर मिल जाए, कम से कम एक अनएम्बिगुअस ग्रामर, देन द लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। तो आपकी लैंग्वेज जो है वो अनएम्बिगुअस कहलाएगी। इसमें फिर आपके पास और दूसरे इश्यूज आते हैं, आपके पास जो है वो लेफ्ट रिकर्शन हो सकता है यानी आपके पास इस तरह का केस हो जाता है, एस डिराइव्स एस ए, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है लैंग्वेज में, तो आप कैसे ड्राइव करेंगे, एस से आप ड्राइव करेंगे एस ए, फिर अगले एस से, फिर आपके पास आ जाएगा एस ए, फिर अगला फिर एस ए, यानी पहले आपका लेफ्ट डेरिवेशन आ जाएगा, आपका राइट पे जाने से पहले ही आप यहाँ वो लेफ्ट में फंस जाएंगे। सो दिस विल मेक यू इन अ इनफाइनाइट लूप, आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। तो ये जो लेफ्ट रिकर्शन होता है, इसको भी हमें रिमूव करना होता है। रिकर्सिव का होता है कि आप अपने आप को ही कॉल करें, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो एस को आप एस से ही रिप्लेस करवा रहे हैं, एस इज रिप्लेस्ड बाई एस इन ईच प्रोडक्शन, एस इज रिप्लेस्ड बाई एस ए। पहले तो एस आता है और आप लेफ्ट राइट ही चल रहे हैं, सो एवरी टाइम you will encounter s first, तो आप कहाँ पर स्टॉप करेंगे, you are not able to identify, so you will be stuck in a infinite loop, तो आप एक infinite loop में फंस जाते हैं। so we try to remove this kind of problem, this is called elimination of left recursion। एक तो आपका हो गया eliminating ambiguous grammar, ठीक है, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया कि आपके पास अगर ambiguous grammar है तो आप उसको रिमूव करके unambiguous बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें ग्रामर में कुछ चेंजेस कर देते हैं एंड ग्रामर बिकम्स unambiguous। जैसी आपकी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाली ग्रामर को भी हमने कंसीडर किया था, दैट वाज एम्बिगुअस ग्रामर, तो हम उसको अभी देखेंगे अगले एग्जांपल में कि हम उसको कैसे अनएम्बिगुअस बना सकते हैं। लेफ्ट रिकर्सिव हो सकती है, ठीक है, आप अगर कहीं पे ऐसे ड्राइव कर रहे हैं लेफ्ट रिकर्सिव, तो हम लेफ्ट रिकर्शन को भी एलिमिनेट करेंगे। और एक कहलाता है लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आप यू आर ड्राइविंग ऐसे आपने ड्राइव करना है ए बी, और एस से ही आपको ड्राइव करना है ए सी। तो आप अगर पहला कैरेक्टर ए देखेंगे, देन यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर अगला कैरेक्टर कौन सा आएगा, कौन सा प्रोडक्शन आपको यूज करना चाहिए। मान लिया आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है ए बी, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एस, ठीक है। अब आप ए बी यूज करें, एक बार में एक ही कैरेक्टर आप जो है स्कैन करते हैं, या ए सी यूज करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब दोनों ही कैरेक्टर जो है वो आपके ए से ड्राइव हो रहे हैं, एंड वी हैव टू यूज वन प्रोडक्शन रूल एट अ टाइम। हम जो है सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल यूज कर सकते हैं, या तो ए बी यूज कर सकते हैं, ए सी यूज कर सकते हैं। अगला कैरेक्टर कौन सा होगा ये अभी हमें मालूम भी नहीं। सो वी ट्राई टू डेफर दिस डिसीजन कि अभी हम प्रोडक्शन यहाँ पर आगे कौन सा यूज करने वाले हैं, इस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ए बी यूज करते हैं और अगर बी नहीं आया, देन वी विल हैव टू रीट्रैक, आपको वापस जाना पड़ेगा, आपका एक्चुअली प्रोडक्शन नहीं जो है वो सही बैठेगा, एरर आ जाएगी। और अगर आप एसी यूज कर ले तो अगली स्ट्रिंग ए भी आने वाली, तब भी आप उसमें अटक जाएंगे। सो वी चेंज दिस ग्रामर इन सच अ मैनर दैट वी राइट ए ड्राइव्स, सपोज आपने कह दिया ए एस डैश, हमने इन दोनों प्रोडक्शन को एक्चुअली मर्ज कर दिया, एस इज ड्राइविंग ए एस डैश एंड एस डैश विल डिराइव बी और सी। तो आप पहला प्रोडक्शन इसे यूज करके ए एस डैश लिख देंगे। अब आपने ए देखा, आपने ए एस डैश से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है,
कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ए से सिर्फ एस डैश ही हो सकता है। आप यहाँ पर पहुंच गए। अब जब एस डैश से आपको बी या सी ड्राइव करना है, तो अगर आपको बी आता है बी से ड्राइव कर रिप्लेस करिए, या सी आता है तो सी से रिप्लेस करिए। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टरिंग। तो इसको भी हम जो है वो और इसके एग्जांपल देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टरिंग। ये आपकी जो ग्रामर आएंगी उन सब में ये प्रॉब्लम्स है, इनको हम रिमूव करेंगे। टोकन्स आ गया, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, अभी बता दिया मैंने। एम्बिग्यूटी, ये भी आपकी देखिए एम्बिगुअस होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपका एस, इससे आपको ड्राइव करना है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, या इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो आप अगर इसमें देखें, इफ से लेके देन स्टेटमेंट तक दोनों आपके जो डेरिवेशन है वो सेम है, दोनों प्रोडक्शंस है वो आपके सेम है यहाँ तक, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू एक तो यहाँ लेफ्ट फैक्टरिंग वाली प्रॉब्लम भी आएगी और एम्बिग्यूटी की भी आएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका सेम है। इसको आप दो तरह से ड्राइव कर सकते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट है इफ E1 यानी एक्सप्रेशन 1, देन इफ E2 देन S1 एल्स S2। इसके जो है वो दो पार्स ट्री आपके पास हो सकते हैं फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यानी कि एक ही डेरिवेशन है, दोनों ही लेफ्ट मोस्ट है, लेकिन दो आप जो है वो यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या यूज किया है। देखिए पहली बार में सिंपलिफ यूज किया, स्टेटमेंट आपका सिंपलिफ हो सकता है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट वाला पार्ट है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट से कर दिया, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। सो इफ यू डिराइव, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ E1 देन इफ E2 देन S1 एल्स S2। यही आपको ड्राइव करना था। if E1 then if E2 then S1 else S2, ये आपका ड्राइव हो गया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहली बार में आपने जो है इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर लिया, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आपके पास जो पहला वाला स्टेटमेंट था उसमें आपने सिंपलिफ लगा दिया, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। तब भी आप जो है वही सेम यील्ड आपको यहाँ से मिलेगी, इफ E1 देन इफ E2 देन S1 एल्स S2। यानी आप अगर इनकी यील्ड्स देखें, यील्ड आप समझ रहे ना कि आपके जो लीफ नोड्स हैं, इफ E1 then if E2 then S1 else S2, ये आपका डराइव होकर आएगा। इसमें देखिए if E1 then if E2 then S1 else S2, हमें लीफ नोड कंसीडर करना, तो ये भी आपका लीफ नोड है, ये भी कंसीडर होगा। स्टिल वी आर ड्राइविंग सेम स्टेटमेंट बट द ट्रीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है, यहाँ पर भी आपको इस एम्बिग्यूटी को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो मैं भी आपको प्रॉब्लम बताता वही चीज है, ठीक है। टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी द फॉलोइंग ग्रामर में बी यूज्ड। इसकी जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट से हम ये दो डिफरेंट काइंड के स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इट कैन बी एलिमिनेटेड विद दिस स्टेटमेंट। हमने अपनी ग्रामर में जो है वो चेंज किया है। मैच्ड स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके पास मैचिंग एल्स स्टेटमेंट है, अनमैच्ड का मतलब हमारे पास एल्स स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को आप इसमें ड्राइव कर सकते हैं, मैच्ड स्टेटमेंट और अनमैच्ड स्टेटमेंट, ठीक है। मैच्ड स्टेटमेंट में इफ एक्सप्रेशन देन मैच्ड स्टेटमेंट एल्स मैच्ड स्टेटमेंट, दोनों आपके पास स्टेटमेंट जो है वो मैच्ड है। ये कुछ अदर आप प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। और अनमैच्ड में इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट है सिंपल स्टेटमेंट, और इफ एक्सप्रेशन देन मैच्ड स्टेटमेंट एल्स अनमैच्ड स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में ये चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद लेफ्ट रिकर्शन कैसे आप रिमूव करते हैं, इसका देखिए इन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे समझ ली कि हम
लेफ्ट रिकर्शन किसको करें? ग्रामर सेट टू बी लेफ्ट रिकर्सिव इफ इट हैज अ नॉन टर्मिनल ए। नॉन टर्मिनल तो आप जानते हैं जिसको हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ड्राइव करते हैं। ग्रामर इज सेट टू बी लेफ्ट रिकर्सिव इफ इट हैज अ प्रोडक्शन ऑफ दिस काइंड, ए ड्राइव्स ए अल्फा। ए से ए अल्फा ड्राइव हो रहा है, यानी कि ए को जब आप यूज करेंगे प्रोडक्शन में तो पहले ए ही आएगा। आप ए को जब भी ड्राइव करेंगे यू विल गेट अनदर ए, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव दिस ए, कि आप इस ए को कहां पर स्टॉप कर सकते हैं जाकर। So this is the algorithm how we can change this left recursion। ठीक है, so आप left recursion को कैसे रिमूव कर सकते हैं? If there is a production A drives A alpha, और देखिए आप अगर ये ड्राइव करना चाह रहे हैं A से A alpha, A से A alpha, A से A alpha, तो आपको इसको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना होगा, तो ये प्रोडक्शन आपके पास होगा जरूर। ऐसा नहीं कि आपके पास ऐसा प्रोडक्शन है, यू आर हैविंग दिस प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको जहां स्टॉप करना है, जब आप लिख रहे हैं तब तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम देन यू आर नॉट डायरेक्टली स्कैनिंग दीज थिंग्स। अब आप इनको देख भी नहीं रहे कि एग्जैक्टली कहां पर आपको जाके स्टॉप करना है। ये आपका बी और 3 अल्फाज को डिराइव करने का काम आ जाएगा। यू कैन ड्राइव दिस स्ट्रिंग, लेकिन अगर आप इसके लिए फंक्शन कॉल बना लें देन यू आर नॉट एबल टू स्टॉप, तो आप इसको जो है स्टॉप नहीं कर पाएंगे। एंड हाउ टू स्टॉप? तो ये आपको एक्चुअली स्ट्रिंग ड्राइव करना है, और आप अगर इस प्रोडक्शन को यूज करते हैं देन आप ये प्रोडक्शन यूज करते देन यू आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इसमें चेंजेस कर दे रहे हैं। क्या चेंजेस कर दे रहे हैं? वी आर राइटिंग ए डिराइव्स, एक्चुअली इससे जो भी स्ट्रिंग ड्राइव होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बीटा। इससे जो भी स्ट्रिंग आप देखेंगे तो वो इसी तरह की स्ट्रिंग हो सकती है। कितने बीटा होंगे इट डजंट मैटर। ठीक है, आप डायरेक्टली ए से बीटा ड्राइव कर सकते हैं, तो आपके पास एक बीटा हो सकता है। ठीक है, या आपके पास बीटा अल्फा हो सकता है, आपके पास बीटा 2 अल्फाज हो सकते हैं। यू कैन हैव एन नंबर ऑफ अल्फाज बट ओनली वन बीटा विल बी देयर। तो आपके पास जो भी स्ट्रिंग होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बीटा फॉलोड बाय अल्फाज। ठीक है, सो वी हैव चेंज दिस प्रोडक्शन टू दिस प्रोडक्शन। हमने इस प्रोडक्शन को इससे चेंज कर दिया। ए इज ड्राइविंग नाउ बीटा, ये तो आपका रहना ही रहना है, पहला सिंबल यही होगा, और ए डैश कर दिया इसको beta a is being replaced by beta a dash, and then a dash is replaced by alpha a dash और epsilon, यानी आप a को epsilon से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एंड हियर द रिकर्शन हैज बीन रिप्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप देखें यहाँ पर a डैश को आप अगर देखें तो a डैश का प्रोडक्शन क्या आ रहा है? a डैश इज ड्राइविंग अल्फा a डैश, तो अब ये लेफ्ट रिकर्सिव नहीं रहा, ये राइट रिकर्सिव हो गया। राइट रिकर्सिव में हमें मालूम रहता है हमें अल्फा जितने ड्राइव करने उतने बार हम ड्राइव करके उसे एप्सिलॉन से रिमूव कर देंगे। ठीक है, आपको उसमें पहले अल्फा ड्राइव होता है, फिर आप ए पे जाते हैं, तो आपको मालूम रहता है कितने अल्फाज आपको चाहिए। आपको अगर 3 अल्फा वाले चाहिए यू कैन स्टॉप आफ्टर 3 अल्फाज। ठीक है, सो दिस इज द चेन ग्रामर। ठीक है, ये हमारे पास जो ओरिजिनल ग्रामर थी, ओरिजिनल ग्रामर में क्या था? ए ड्राइव्स ए अल्फा एंड ए ड्राइव्स बीटा। इसको हमने इससे चेंज कर दिया, ए ड्राइव्स बीटा अल्फा डैश बीटा ए डैश एंड ए डैश इज ड्राइविंग अल्फा ए डैश। तो आप अगर देखें दोनों ग्रामर से यू आर एबल टू ड्राइव सेम काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, बट दिस ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव एंड दिस ग्रामर इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट रिकर्सिव है एंड दिस इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव। ये आपकी लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। विदाउट चेंजिंग द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ड्राइवेबल फ्रॉम ए। यहाँ पर आपकी कोई भी स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही कि आप इससे ए से जो यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं सेम द एक्चुअली ग्रामर इज चेंज बट लैंग्वेज इज सेम। जो आप इससे ड्राइव कर रहे हैं तो वही अब इससे ड्राइव कर रहे हैं, बट दिस इज नो मोर लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पर भी देखें आप, दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव। You just observe this is left recursive, this is left recursive,
तो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन ऑफ ई, ठीक है। तो ई को क्या किया, ई के जितने भी एक्सप्रेशन होंगे सब टी से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई से रिप्लेस कर दिया ई ड्राइव्स टी डैश, ठीक है। यही इसमें एल्गोरिथम है कि आपका जो भी ड्राइव हो रही है इससे अगला नॉन टर्मिनल, नेक्स्ट नॉन टर्मिनल, ठीक है। ये जो लेफ्ट रिकर्सिव, जो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, आपने वो स्ट्रिंग पहले लिख दी और इसकी जगह लिख दिया ई डैश, ठीक है। सो ई ड्राइव्स टी ई डैश, और ई डैश से फिर बाकी जो रिमेनिंग था आपको प्लस ड्राइव करना है और टी ड्राइव करना है, तो उसको आपने यहाँ पर लिख दिया ई डैश ड्राइव प्लस टी, ई डैश लिख दिया ई डैश ड्राइव्स प्लस टी डैश, और एप्सिलॉन भी आ गया यहाँ पर, यानी आप जब स्टॉप करना चाहें तो इस ई डैश को आप एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू स्टॉप। ऐसे आप इसका टी का रिमूव कर रहे हैं, टी से टी ड्राइव, ये था आपका टी स्टार एफ, तो इसको आपने कर दिया टी ड्राइव्स एफ टी डैश एंड टी डैश ड्राइव्स स्टार एफ टी डैश और एप्सिलॉन। तो आपके पास ग्रामर अब जो है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की ग्रामर ये हो गई, ठीक है। दिस इज द ग्रामर, ई ड्राइव्स टी डैश, ई डैश के लिए ये आ गया, टी के लिए ये आ गया, टी डैश के लिए ये आ गया और एफ के लिए ये आ गया। सो दिस इज नॉन रिकर्सिव। इसमें आपने लेफ्ट रिकर्शन रिमूव, अब आप देखें तो कहीं पर भी आपका जो सिंबल लेफ्ट में है वही राइट में नहीं मिल रहा है, लेफ्ट में, यानी कि जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है उसके लेफ्ट में नहीं है। ये आपकी लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने की एल्गोरिथम है, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, जो भी है बहुत ही सिंपल सी एल्गोरिथम है, इसमें कुछ है नहीं आपका। अरेंज द नॉन टर्मिनल्स इन सम ऑर्डर A1 A2 AN, ठीक है। जितने भी आपके ए से लेके एन तक सभी के लिए ये चीज आपको यूज करनी है, ए आई ड्राइव्स ए जे लेमडा है, ठीक है। तो इसको हम इससे रिप्लेस करते हैं, ए आई इज ड्राइविंग डेल्टा 1 गामा डेल्टा 2 गामा डेल्टा के गामा, ठीक है। और ए जे से जो है वो फिर गामा 1 गामा 2 गामा 3 जो आपने डिराइव कर लिए, तो ये आपका लेफ्ट रिकर्शन जो है से रिमूव हो जाता है। देन कम्स लेफ्ट फैक्टरिंग, ये भी अभी आपको बताया था, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। लेफ्ट फैक्टरिंग इज अ ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अ ग्रामर सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग। आगे हम चल के पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्सिंग, तो उसमें हमारे पास प्रेडिक्टिव पार्सिंग भी होती है कि हम आगे से प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि हमारे पास अगला जो प्रोडक्शन हम यूज करेंगे कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्शन आप अगला यूज करेंगे, यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम आएगी अगर आप लेफ्ट प्रेडिक्टिव पार्सिंग यूज करें कि अल्फा बीटा 1 भी है, अल्फा बीटा 2 है। अगर आपने अल्फा को देख लिया है, यू आर स्कैनिंग, इफ यू हैव सीन अल्फा, देन अब आप कौन सा प्रोडक्शन यूज करें, यू में यूज अल्फा बीटा 1 और अल्फा बीटा 2, आप यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने अल्फा को देख लिया है, देन कैन यूज एनी ऑफ देम। सो विच वन टू बी यूज्ड, कौन सा आप यूज करें, ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी लेफ्ट रिकर्शन कहलाती है। तो लेफ्ट रिकर्शन, सॉरी लेफ्ट फैक्टरिंग कहलाती है। तो आप याद रखिए लेफ्ट रिकर्शन इज डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट रिकर्शन इज डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। लेफ्ट फैक्टरिंग में प्रॉब्लम ये है कि हम जो देख रहे हैं वो लेफ्ट में जो हमने स्ट्रिंग देखी वो दोनों प्रोडक्शन में सेम है, विच प्रोडक्शन शुड बी चूजन, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम देखने में आ रही है। तो दिस इज सॉल्व विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि आपने देखा या तो बीटा 1 हो सकता है या बीटा 2 हो सकता है, तो आपने वो रिप्लेस कर दिया ए डेराइव्स अल्फा ए डैश। अभी आपने यानी कि अपना डिसीजन जो है वो टाल दिया है, अल्फा के साथ आपने अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 ना लिख के आपने लिख दिया ए ड्राइव्स अल्फा ए डैश, ठीक है। तो आपको जब भी अल्फा दिखाई देगा यू विल बी एबल टू यूज दिस प्रोडक्शन ना। जब आप A1 पर जाएंगे तब आप फिर आपको देखना पड़ेगा कि बीटा 1 ड्राइव करना है या बीटा 2 ड्राइव करना है, ठीक है। सो यू हैव डिलेड द डिसीजन, एक्चुअली यहाँ पर आपने जो डिसीजन लेने वाले थे उस डिसीजन को
डिले कर दिया। डिले करने की टैक्टिक आपने क्या यूज करी कि आपने अल्फा के बाद नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया ए डैश। सो यू आर सेफली रिप्लेसिंग ए बाई अल्फा ए डैश। जब आपने अगर ए अल्फा देखा तो आपने अल्फा ए डैश से रिप्लेस कर दिया। जब आप ए डैश को स्कैन करेंगे तब आपको फिर बीटा 1 और बीटा 2 में से किसी को चूज करना पड़ेगा, देन यू कैन इजीली चूज बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट वाला दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको वो चीज भी फेस करने को मिलेगी। कि यहाँ पर आप देखें तो ये इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इतना पार्ट जो है वो दोनों स्टेटमेंट में सेम है। ये और ये दोनों पार्ट जो है वो सेम है, ये पार्ट आपका डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये आपका डिफरेंट पार्ट है। और ए और यहाँ पर ई से बी ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, एस ड्राइव्स आई ई टी एस वाला तो पूरा ही रहा, इनका दोनों में सेम है, और बाकी वाले हिस्से को कर दिया एस डैश। ठीक है, या ए। सो नाउ द टू स्टेटमेंट आर एक्चुअली सेम नाउ, आई ई टी एस और एस डैश। तो चाहे आप एस ले लें या एस डैश ले लें, दोनों में आपके सेम कर दिए। और या आपको ए से रिप्लेस करना है, और एस डैश इज रिप्लेस बाय ई एस और एप्सिलॉन, और एस डैश को आपने ई एस से, यानी अगर आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं, या एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हैं। और आपके पास ई टू ई से बी जो आप ड्राइवेशन कर रहे थे, तो दैट इज स्टिल रिमेनिंग देयर, ये आपका एज इट इज रह गया। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, यानी आप इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम थी उसको हम लेफ्ट फैक्टरिंग कहते हैं, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव किया है। पार्सिंग आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम जब ट्री स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पार्सिंग, और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन जनरेट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ट्री की फॉर्म में जनरेट करते हैं, एक्चुअली लॉजिकल फॉर्म में, वो कंप्यूटर में हम मेमोरी में किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके वहां पर जनरेट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल्स जो है वो इंटरनल नोड होते हैं, और टर्मिनल जो है वो हमारे लीफ नोड होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्सिंग आती है कि हम जो है पार्सिंग अपने सेंटेंस की करेंगे किस तरह से। वी कैन पार्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आप दोनों तरह की पार्सिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन में द पार्सर कैन स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट टू द इनपुट स्ट्रिंग। यानी हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, टॉप डाउन पार्सिंग में स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, we are trying to start from the start symbol and try to derive the input string। जो आपका input statement था, यानी कि आपने statement लिखा हुआ है a equals to b plus c। ठीक है, this is the statement, so we want to derive this। तो हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं, we start from the start symbol e, e से आपने ड्राइव किया e plus e, फिर e से आपने किया id, id, id से किया आपने b plus c था ना, स्टेटमेंट बताते a इक्वल्स टू b प्लस सी। तुम इसको कैसे करेंगे, id, ये id, ये id, बल्कि इसको हम लॉजिकल उसमें ही रखें। ठीक है, इन्हीं को हम id कहते हैं। ठीक है, ये हमारा id है, ये हमारा id है, और ये हमारा id। फिर id कैन बी रिप्लेस्ड बाय a, b और c। तो फिर हम इससे a इक्वल्स टू, अगर आप इसे ट्रेवर्स करेंगे देन यू विल बी एबल टू डिराइव दिस a इक्वल्स टू b प्लस c। आप ये सेंटेंस जो है वो ड्राइव कर पाएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। आपको अगर ये वाला ट्री बनाना है तो आप यहाँ से ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि आप इसको यहाँ से ले सकते हैं ई। आपको बेसिकली ये ड्राइव करना है ई से बी प्लस सी, और फिर ई इक्वल्स टू ई, तो आपका
ये सिंबल ड्राइव हो गया। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एंड डेराइव दिस स्टेटमेंट, तो हमारी टॉप डाउन पार्सिंग कहलाती है। और आप अगर इस स्टेटमेंट से चलते हैं a इक्वल्स टू b प्लस c, और इससे आप e पे पहुंच जाते हैं, समझ रहे हैं? ई से स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस से पहुंच जाते हैं, ये आपकी टॉप डाउन पार्सिंग कहलाएगी। ठीक है, और आप अगर स्टेटमेंट से या जो आपका सेंटेंस वहां से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट सिंबल पहुंच जाते हैं, तो ये आपकी बॉटम अप कहलाएगी, बॉटम अप पार्सिंग। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की पार्सिंग हुई। इसमें आपके पास एग्जांपल में कौन से आते हैं? एलएल पार्सर कहलाते हैं और ये एलआर पार्सर कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की पार्सिंग टेक्निक्स हो गई, टॉप डाउन और बॉटम अप। ठीक है, बॉटम अप में आपके पास हो गया एलआर पार्सर और टॉप डाउन में आपके पास हो गया एलएल पार्सर। Top down में it can be viewed as an attempt to find a leftmost an input string or an attempt to construct a parse tree for the input string starting from the root to the leaves। आप स्टार्टिंग सिंबल से जो है वो स्टेटमेंट ड्राइव करने की कोशिश करें, ये आपकी टॉप डाउन पार्सिंग कहलाती है। These are types of top down parsing। इसमें हम जो यूज करते हैं, एक कहलाती है हमारी रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और एक